हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का सीबी बिकल आर्ट क्लासेस पे। आज का वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये बताइए, मान लीजिए भूगोल के पेपर में हमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो बनाकर कैसे लिखेंगे। ट्रिक से आपको तरीके से बताएंगे कैसे आंसर आप लिखेंगे, सही सटीक आंसर कैसे आप लिख सकते हैं, उसका देसी जुगाड़ बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे, जेन्युइन तरीका बताएंगे जिससे आप पूरा नंबर पा सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। देर किस बात की है, भूगोल का पेपर आपके सामने है। एक मॉडल पेपर है। इस पेपर के जरिए आपको बताएंगे कि कैसे पेपर में आंसर बना कर ले सकते हैं, उसका तरीका क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन में तो आपको टिक करना होता है, इसमें कुछ बनाने लायक होगा नहीं, तो उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। फिलहाल मैं इसका क्वेश्चन करा चुका हूं, तो अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, आ जाते हैं सीधे मुद्दे की बात करते हैं जहां पे हम लोग क्वेश्चन बनाने वाला है। दोस्तों अतिलघुत्री जो प्रश्न है ये 2 अंक आपको यहाँ पे जो है देकर जाएगा। 25 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। 25 शब्दों का मतलब ये होता है कि भैया 2 से 3 लाइन में अगर आप पूरा लिख दिए तो आपका बढ़िया जो है कंप्लीट हो जाएगा और पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो सवाल ये है कि 2 से 3 लाइन में लिखेंगे क्या और क्वेश्चन का आंसर देंगे कैसे, ये सवाल है। तो उस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है कि रटजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पे सिंपल सिंपल मानव भूगोल का परिभाषा पूछा है रटजल के शब्दों में। वैसे मानव भूगोल के जो जनक हैं वो रटजल हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपको नहीं पता तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, हमें ये समझना है कि हम अनजान हैं, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अभी इसके बारे में जीरो हैं। तो इस जीरो से हीरो कैसे बनेंगे, इसके बारे में जानेंगे कैसे, वो हमें समझना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता है, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं पता है, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले अपने जो आपकी कॉपी होगी, ठीक है, उस कॉपी में आपको लिखना है, बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिख लेना है। पहले काले स्केच से लिखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ऐसे आप पूरा अच्छे से लिख लीजिए अपने कॉपी में। आप अच्छे से इसको पहले उतारिए। ठीक है, काम ये हो जाएगा। फिर इसको अंडरलाइन कर दीजिए। फिर इसके बाद उसके नीचे आप लिखिए प्रश्नोत्तर नंबर। ठीक है, उसके नीचे लिखिए प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा। जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 मैं यहाँ पे लिख के इसको अंडरलाइन कर दूंगा। ये पहला काम हो जाएगा। ये फिर दूसरा काम हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है तीसरा काम। तीसरा काम क्या होगा? तीसरा काम आपको क्वेश्चन से हेडिंग बनानी है। ठीक है, अब हेडिंग क्या बनेगा? यहाँ पे लिखेंगे रटजल के शब्दों में मानव भूगोल की परिभाषा। यहां तक आपका हेडिंग बन जाएगा। ना किसी से पूछने की जरूरत है, ना कहीं नकल करने की जरूरत है, अपने दिमाग से काम करना है, बढ़िया अंक आपको मिलेगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पे आपका ये हो गया आपका हेडिंग। अब इसके बारे में लिखना है। सवाल ये है लिखना क्या है, यही आपको समझना है। तो सेंटेंस को जरा फोकस करिए एक बार। देखिए लिखा है यहाँ पे मानव भूगोल। ठीक है, अगर आपको भूगोल समझ में नहीं आ रहा तो मानव तो समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। यानी मानव की बात हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मानव की, यानी हम सब की बात हो रही है। अब हम सब क्या है? हम सब प्रकृति से जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं कि नहीं जुड़े होते हैं, जरा समझने का प्रयास करेंगे। क्या मानव या हम सब जो है, अपने ऊपर ले लीजिए, हम सब प्रकृति से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? बिल्कुल जुड़े हैं। और प्रकृति भी हमारे से जुड़ी है, यानी हमसे जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? बिल्कुल जुड़ी है। तो यही तो आपको मानव भूगोल के बारे में बताना है। मानव का संबंध प्रकृति से और प्रकृति का संबंध मानव से, इसी के संबंध को मानव भूगोल कहते हैं। सिंपल। आपको परिभाषा नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बस आप इतना लिख दीजिए। एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम क्या बनेगा? जैसे यहाँ पे आप प्रकृति मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप प्रकृति, इसको बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक मानव बना दीजिए। ठीक है, एक मानव बना दीजिए, इसको बॉक्स में कर दीजिए। अब इसके बाद जो है यहाँ पे एरो बनाइए कि मानव का जो संबंध है वो प्रकृति से है और प्रकृति का संबंध मानव से है, और बीच में यहाँ पे लिख दीजिए मानव भूगोल। ठीक है भैया, इतना बेहतरीन डायग्राम बनेगा। एग्जामिनर भी कहेगा यार पढ़ने वाला लड़का है। भैया ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर कहेगा कि यार ब्रिलियंट लड़का है ये, तो उसको नंबर मिलना चाहिए। और सच में बता रहे दोस्तों कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि बोर्ड की कॉपी कैसे चेक होती है मुझे 100% अच्छे तरीके से पता है। कॉपी कैसे चेक होती है और किस प्रकार से जो है आपको नंबर दिए जाते हैं। तो उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस है।
और जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ वहाँ पे अध्यापक कॉपी चेक करने जाते हैं, तो अच्छे तरीके से मुझे पता है कि कॉपी चेक कैसे होती है, कैसे नंबर आपको मिलता है। एक जेन्युइन तरीका दोस्तों बता रहे हैं, आपके साथ कोई भी धोखा, कोई फ्रॉड नहीं है। सही तरीका क्या है वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत लोग सिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन जेन्युइन तरीका नहीं बताते हैं। लेकिन जो आपको मैं बता रहा हूं, माई करल कोई काट नहीं सकता है कि ये आंसर गलत है, कोई काट नहीं सकता, ये बात की 100% गारंटी है। तो अगर आप ऐसे लिख देंगे ना तब भी पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। परिभाषा लिखना चाहते हैं, परिभाषा लिख दीजिए। परिभाषा में क्या लिखेंगे कि मानव और प्रकृति का जो अंतर संबंध है उसी को मानव भूगोल कहते हैं। अगर परिभाषा आपको नहीं याद है तो आप इतना ही लिख दीजिए ना, तब भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर परिभाषा आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं, इतना लिख दीजिए, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आई होप कि पहला वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि हम भी कर सकते हैं, हम भी बढ़िया नंबर ला सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। चतुर्थक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ पे चतुर्थक क्रियाकलाप है, तो मैंने आपको पहले बता कि पहले स्टेप में क्या करना है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ प्रश्नोत्तर नंबर लिखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर जो रहेगा, प्रश्नोत्तर संख्या जो रहेगा, जैसे 10 है तो आप यहाँ पे 10 लिख के अंडरलाइन कर देंगे। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में आपका हेडिंग बनेगा। हेडिंग क्या बनेगा? चतुर्थक क्रियाकलाप, यहाँ तक आपका हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है इसके बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में लिखना क्या है ये हमको समझना है और साथ में उदाहरण भी देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा चतुर्थक क्रियाकलाप, क्रिया लिखा है, क्रिया, क्रिया मतलब काम, क्रिया मतलब काम होता है, यानी हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो चतुर्थ श्रेणी में आती है। ठीक है, जैसे आप सिंपल भाषा में समझिए, आपके स्कूल में एक प्रधानाचार्य होंगे, इसे हम प्रिंसिपल का प्रिंसिपल होंगे। ठीक है, आपके स्कूल में प्रिंसिपल होंगे, उनके नीचे शिक्षक होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, आसानी से समझ पाएंगे आप लोग। आपके स्कूल में प्रिंसिपल होंगे, फिर उनके नीचे शिक्षक होंगे, शिक्षक के नीचे वहाँ पे जो दाई वगैरह होती है, चपरासी जो होते हैं वो आ जाएंगे। तो मान लीजिए दाई हैं, ठीक है, दाई हैं, तो ये सब जो सर्कल बना हुआ है। अब मान लीजिए कि जो दाई हैं वो आती हैं यहाँ पे, मान लीजिए दाई जो है आती हैं प्राथमिक श्रेणी में। ठीक है, प्राथमिक क्रिया में आती हैं, और जो शिक्षक जो हैं ये द्वितीय क्रिया में आते हैं, प्रिंसिपल जो हैं ये तृतीय क्रिया में आते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल से ऊपर कोई होगा, कौन भैया? प्रबंधन होगा। ठीक है, कौन होगा? प्रबंधन होगा, यानी हम कह सकते हैं प्रबंधक, मैनेजर कह सकते हैं। मैनेजर किस में आ जाएगा? मैनेजर आ जाएगा चतुर्थक श्रेणी में। बात समझ में आ रही है? अब देखिए आंसर निकल गया भैया आपका। यहाँ से देखिए कितना बढ़िया सर्कल जुड़ा है। मैंने आपकी भाषा में आप ही को समझाने का प्रयास किया है कि आप इसको भी एक डायग्राम में बना सकते हैं। कोई डायग्राम बना के बताएगा नहीं, लेकिन बोर्ड खुद कहता है आप डायग्राम के माध्यम से समझाइए, डायग्राम से उसको प्रेजेंट करिए, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। मैंने एक सर्कल बनाया कि आपके स्कूल में दाई होती हैं, ठीक है, फिर आपके स्कूल में शिक्षक होते हैं, आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल होते हैं। अब यहाँ पे जो आपका सर्कल बन रहा है वो आप देखिए प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर प्रबंधक यानी मैनेजर होते हैं। जो अगर आपका प्राइवेट स्कूल होगा तो मैनेजर होंगे। ठीक है, मैनेजर होंगे। गवर्नमेंट स्कूल होगा तो सरकार मालिक है उसका। तो इस प्रकार से क्या बना है, सर्कल बना है। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं प्राथमिक, इसको मान लेते हैं द्वितीय, इसको मान लेते हैं तृतीय, इसको मान लेते हैं चतुर्थक। तो चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होता है? उच्च श्रेणी के वर्ग के लोग होते हैं। तो आप इसमें सिंपल भाषा में ऐसे आप डायग्राम बना दीजिए, और या तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए कि जिसमें उच्च पदाधिकारी लोग आते हैं उन्हें चतुर्थक क्रियाकलाप कहते हैं, जैसे मैनेजर हो गया। ठीक है, ये सब बड़ी बहुत अच्छे तरीके से लिख देंगे भाई साहब। मैं सच बता रहा हूँ ना, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, कोई भी नंबर कटेगा नहीं। यहाँ पे चतुर्थक क्रियाकलाप में मैनेजर लिख दीजिए, एक उदाहरण ले देंगे, पूरा नंबर आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलना है, 2 नंबर मिल जाएगा पूरा बढ़िया से। देखिए कितना अच्छा आंसर निकल रहा है और कैसे आप सटीक आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रक्षिप्त या फिर एकांकी बस्ती किसे कहते हैं? अब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, नाम हार्ड आ गया है, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, मुस्कुराइए। आप सीबीबीकल 8 क्लासों से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पहला काम क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, हेडिंग बनानी है। हेडिंग क्या बनेगा, यहीं से बनेगा प्रक्षिप्त या एकांकी बस्ती। कहीं से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन से हेडिंग बना के उसका आप आंसर लिखेंगे। अब सवाल है लिखेंगे क्या, क्वेश्चन मार्क करिए दिमाग में और सोचिए यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है बस्तियाँ,
यानी बस्ती की बात हो रही है। तो भैया एक बात हमको समझ में आ रहा है कि बस्ती की बात हो रही है। अब बस्ती दो ही प्रकार की होती है, दो बस्ती होती है, एक तो गांव में बस्ती बस्ती है, एक शहर में बस्ती बस्ती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार की बस्ती हो गई, गांव में या फिर शहर में। अब जरा शहर में सोच के देखिए कि शहर में क्या बस्तियां दूर दूर होती हैं? नहीं, शहर में बस्तियां तो पास पास में होती हैं, पूरा सघन होता है, आबादी ज़्यादा होती है। लेकिन गांव में दूर दूर बस्तियां देखने को मिलती हैं, पास पास में भी होती हैं लेकिन बिखरी हुई भी दिखाई देती हैं। तो एकांकी मतलब होता है एकांक, जैसे कहते हैं ना, ये भाई एकांक में बैठा हुआ है। एकांक का मतलब क्या? दूर दूर बिखरा हुआ। ठीक है, दूर दूर बिखरा हुआ। तो अब यहाँ से आंसर मिल गया, ऐसी बस्तियां जो दूर दूर बिखरी होती हैं उसे एकांकी बस्ती कहा जाता है। सिंपल परिभाषा। ठीक है, ऐसी बस्तियां जो दूर दूर बिखरी होती हैं उन्हें एकांकी बस्ती कहते हैं। बस लिख देंगे, बढ़िया नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? अब मानव संसाधन क्या है? तो पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर, दूसरा काम हेडिंग। हेडिंग क्या बनेगा? मानव संसाधन। ठीक है, यहां से हेडिंग बन जाएगा। अब इसके बारे में आपको लिखना है। लिखना क्या है? यहां पे लिखा है संसाधन, यहां पे लिखा है मानव। दो शब्द है, एक है मानव, दूसरा है संसाधन। यानी मानव ही क्या है? मानव ही संसाधन है भैया। मानव क्या है? मानव ही संसाधन है। अब मानव संसाधन कैसे है? देखिए, संसाधन क्या होता है? संसाधन वो होता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल क्या है? संसाधन है जिससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। आप जिस घर में हो, घर क्या है? संसाधन है। आप जो कपड़े पहने हो, कपड़ा क्या है? संसाधन है। आप जिस किताब से पढ़ते हो, किताब क्या है? संसाधन है। आप जिस विद्यालय में जाते हो पढ़ने के लिए, विद्यालय क्या है? संसाधन है। यानी आपके नजरों के सामने, आपके आंखों के सामने, नजरों के सामने जो कुछ भी दिख रहा है दोस्तों, वो क्या है? सब संसाधन है। वो क्या है? सब संसाधन है। और मानव अपने आप में एक सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि मानव अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से काम करता है और काम करके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो जैसे मान लेते हैं एक डॉक्टर है। ठीक है, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर अपने दिमाग से क्या करेगा? इलाज करता है, ऑपरेशन करता है। तो क्या डॉक्टर मानव नहीं है? शैतान थोड़ी है, मानव ये। तो मानव संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। कैसे? अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने विवेक से। ऐसे ही बहुत सारे मजदूर होते हैं, बहुत सारे जो है मजदूर होते हैं, काम करते हैं, किसान होते हैं। और मजदूर किसान अपने शरीर से मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तब जाके पैसा कमाते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपने शरीर से मेहनत करते हैं, ये भी तो संसाधन है। अपने शरीर को जो है थकाते हैं या फिर तपाते हैं, फिर जाके पैसा कमाते हैं। तो इस प्रकार से मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सब क्या है? मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें परिभाषा क्या लिखेंगे? इसमें दो लाइन का लिख सकते हैं कि मानव जब अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति करता है तो उसे मानव संसाधन कहते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, मजदूर, किसान, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है? तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा का पूरा आंसर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, मानव भूगोल के दो प्रमुख उप क्षेत्रों का नाम बताइए। अब यहाँ पे उप क्षेत्र का नाम पूछा है, अब आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, घबराइए मत। यहाँ पे देखिए लिखा है सेंटेंस, मानव भूगोल के दो प्रमुख उप जो है क्षेत्र, यहाँ तक जो है आपका हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ही आपको लिखना है। जैसे आपने नाम सुना होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, आपने नाम सुना होगा मुख्यमंत्री, और फिर मुख्यमंत्री के नीचे जो है उप मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री रहते हैं, आपने नाम सुना भी होगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हो गए, यानी सबसे बड़ा कौन है? मुख्यमंत्री है। उसके नीचे कौन आते हैं? उप मुख्यमंत्री आते हैं। अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो उसकी जगह पे उप मुख्यमंत्री काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, एक आपका क्षेत्र होता है और क्षेत्र से छोटा उप क्षेत्र होता है। ठीक है, यही आपको बताना है। तो मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र क्या होते हैं? मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं जैसे सामाजिक भूगोल है, ठीक है, ये सब क्या हैं? ये सब आपके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे आर्थिक भूगोल हो गया, ठीक है, ये आपके क्या हैं? क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको और डीपली में समझना है। जैसे आर्थिक हो गया तो आर्थिक में क्या आ जाएगा? जैसे कृषि है,
ठीक है, कृषि हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, तो कृषि और उद्योग 2 पॉइंट आप लिख देंगे यहाँ पे, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे उपक्षेत्र के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2-3 बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका पूरा को पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे नगरीय अपशिष्ट, यहाँ पे कूड़ा लिखा है, प्रबंधन का वर्णन करना है, तो कूड़ा से तो आप कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नगरीय अपशिष्ट लिखा गया है, अपशिष्ट में ना आए तो कूड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा कि जो नगर हैं यानी जो शहर हैं, उन शहरों में जो कूड़ा बिखरा पड़ा होता है या जो कूड़ा होता है, उस कूड़े का प्रबंधन करना है। प्रबंधन का मतलब क्या है, मैनेजमेंट करना है। जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल में आप गए होंगे तो वहाँ पे जो है बॉक्स बने होते हैं, वहाँ पे बॉक्स में गीला कचरा, सूखा कचरा, ऐसे बॉक्स बने होते हैं, वहाँ पे ऐसे लिखा होता है ना कि गीला कचरा, सूखा कचरा उसमें डालिए। तो इस प्रकार से उसका मैनेजमेंट करना है, कूड़ा इधर उधर बिखरा पड़ा ना हो। ठीक है, नाली में ना कूड़ा बहे और जो है इधर उधर जो फैला ना हो, ताकि जो प्रदूषण ना फैले, उसका सही तरीके से मैनेजमेंट करना ही नगरीय अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन कहलाता है। तो इस प्रकार से सोच सोच के उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। लिंगानुपात को परिभाषित करना है, तो यहाँ पे लिंगानुपात का मतलब कि जेंडर रेशियो बता रहा है यहाँ पे, यानी जितने मेल हैं और जितने फीमेल हैं, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को लिंगा अनुपात कहते हैं। अब आप यहाँ पे जब अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो अपने कमरे में नजर उठा के आप देखेंगे यहाँ पे कितने फीमेल हैं यानी गर्ल्स हैं और कितने वहाँ पे मेल हैं, जिन दोनों का अनुपात होगा उसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो स्त्री पुरुष का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। सिंपल, ठीक है, ऐसे इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला है मानव विकास से आप क्या समझते हैं। मानव विकास का मतलब क्या होता है, देखिए लिखा है मानव विकास। मानव विकास कब करता है, जो मानव है वो विकास कब करता है, जब मानव के पास इनकम होगी, आय होगी, तभी तो विकास होगा। और आय कब होगी, जब उसकी नौकरी लगेगी, जॉब लगेगी, कोई काम करेगा, बिजनेस करेगा, तब उसको आय मिलेगी, आय मिलेगी तो विकास होगा। सिंपल, तो यहाँ पे लिखेंगे जब मानव अपने जो है दिमाग से काम करेगा, अपने शरीर से काम करेगा, तो उसके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो विकास होगा, किसका, मानव का। ठीक है, ऐसे बना के भी लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। मैंने पूरा का पूरा अत लघु उत्तरीय आपको बताया कैसे आपको बनाकर लिखना है। ऐसे ही जो है आपका यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय में 4 अंक के सवाल आपको जो है करने होते हैं। 4 अंक आपको यहाँ से मिलते हैं। 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको बताने से पहले आपसे छोटा सा एक जवाब चाहूँगा कि वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसका और कुछ और जानना चाहते हैं, लॉन्ग उत्तर कैसे लिखेंगे, यानी लॉन्ग प्रश्न का जो है उत्तर कैसे लिखेंगे, या फिर यही लघु उत्तरीय जो है इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, अगर जानना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा और आपको दोस्तों अच्छे से समझाऊंगा कि इसका भी उत्तर कैसे आप सही तरीके से लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।